देखो ये हो गया ये। अरे ये आपने फ़ोटो भी ले ली थी। देख, दो हो गई तेरे फ़ोन में अब। चलो, जब आप आर्टिकल को लिखोगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों से पूछूंगा अभी मैं। वैसे तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं रिपीट किया मैंने, जितनी चीज़ें करवा चुका हूँ। पेज जब हम बनाएंगे या आर्टिकल कोई भी बनाएंगे, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी है। अब तक जो चीज़ें कर रहे थे वो टेक्निक्स थी, ये आपको प्रैक्टिकली करनी है। ठीक है। जब हम एक पेज बना रहे हैं, उसका पेज का टाइटल या फिर मानो पेज की फर्स्ट हेडिंग, जैसे मैं कोई भी आर्टिकल ओपन करता हूँ यहाँ पे, सर्च इंजन गूगल को कौन नहीं खोलेगा यार। अब एआई ने बताया डिजिटल फ्यूचर एकेडमी एंड HSDM। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्या? HSDM हिसार में है। नीचे आ जाते हैं, कोई भी आर्टिकल खोलते हैं किसी का भी। एक यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए था, नया आर्टिकल .in वाली वेबसाइट से। यहाँ खोलता हूँ डिजिटल फ्यूचर एकेडमी डॉट। अब यहाँ देखो, 5 जॉब प्लेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भिवानी। अब यहाँ पे जो वर्ड होगा फोकस कीवर्ड, यहाँ पर फोकस कीवर्ड होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भिवानी। ठीक है, जैसे कंट्रोल F करके मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भिवानी। ये आर्टिकल लिखा किसने है? रीड मोर किया नहीं, स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे नियत से। यहाँ फोकस कीवर्ड होगा हमारा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन भिवानी। कंट्रोल F। अब ये कीवर्ड 11 बार रिपीट हुआ है, यहाँ दिखा रखा है 11। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन भिवानी। तो ये जो आपको मैं आर्टिकल अब यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको इसके साथ में रिलेट करके चलते हैं। जो हमने ये आर्टिकल देखा, एक बार रुको, अभी ये आर्टिकल डाला है, वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर कोई भी वो नहीं है, स्टूडेंट का ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, 19 जून को डाला था। अब इसको एक बार देखो, आर्टिकल लिखने का ऑन पेज एसईओ का इसमें क्या क्या इंक्लूड हुई हैं चीज़ें। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन भिवानी, यहाँ पे मैंने यही चीज़ें लिखी है। इंक्लूड प्राइमरी, आपका जो टाइटल होगा, यानी कि ये टाइटल
इसके अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड, फोकस कीवर्ड एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी कि आपका मेन कीवर्ड या फोकस कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड एक ही चीज़ को बोलते हैं। होना चाहिए इन टाइटल में, जो भी आपका टाइटल बनाओगे, जैसे आपने टाइटल बनाया इसके अंदर आपका ये कीवर्ड होना चाहिए, जो भी जिस भी कीवर्ड पे आप रैंक करवाना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद में मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन इंक्लूड, ठीक है। इसमें क्या चीज़ है कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो आपकी होती है ना, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है। अब जैसे मैं गूगल पे गया, गूगल एंड यहाँ पे जाके और साइट डिजिटल फ्यूचर एकेडमी .in, देखो .in से, अरे यार मेरे ब्राउज़र में ही प्रॉब्लम है, HTTPS, आप वाले में क्या पता इसी वेबसाइट के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दे, जितने भी पेजेस हैं। क्या इसी का ही दिखाएगा, इसमें नहीं दिखा रहा क्योंकि आई थिंक ये ब्राउज़र में ना थोड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, तो वैसे निकाल लेते हैं। अब मैंने ये किया, जैसे मानो डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे जो ये डिस्क्रिप्शन दिखाता है ना SERP रिजल्ट पे, जो आपका गूगल का SERP रिजल्ट, आप कोई भी कीवर्ड को रिसर्च करते हो, सर्च करने के बाद में जो रिजल्ट आते हैं, और इस रिजल्ट के अंदर जो ये चीज़ें होती है, ये तो आपका टाइटल, ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, यानी कि हर वेबसाइट में मिलेगा आपको। मेटा डिस्क्रिप्शन होना कंपलसरी है, नहीं होगा तो गूगल ऑटोमेटिक किसी ना किसी चीज़ को मेटा डिस्क्रिप्शन बना लेता है। क्या मैं दिखा रहा था मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, कि मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, मैं आपको वो चीज़ निकाल के दिखा रहा था। अब ये जो है ना आपका, इसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए, जो भी कीवर्ड सामने वाला सर्च कर रहा है वो आपके इस टाइटल में भी आना चाहिए एंड इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आना चाहिए, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर आता है हेडर्स। आपके ब्लॉग के अंदर, आपके आर्टिकल के अंदर हेडिंग्स बनती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक ऐसे बनती है, ठीक है। आपके जो आर्टिकल होता है उसके अंदर एक ही H1 होता है, H2 मल्टीपल हो सकती हैं, H3 मल्टीपल हो सकती हैं, H5, H6 ऐसे ये मल्टीपल हो सकती हैं। H1 हमेशा होगा, एंड H1 के अंदर जो आपका हेडिंग होगा उसके अंदर भी आपका फोकस कीवर्ड होना कंपलसरी है। आपका टाइटल होता है वेबसाइट का एंड H1 दोनों एक चीज़ हो सकती हैं। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों को अलग अलग बनाओगे या इन दोनों को एक रखोगे। जैसे कि अब यहाँ पे एक आर्टिकल है जो अपन ने खोला था अभी, यही आर्टिकल है, ये आर्टिकल ओपन है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसी आर्टिकल को कोई सर्च करें तो यही हेडिंग यहाँ दिखाए, यहाँ पे यही हेडिंग दिखनी चाहिए। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा टाइटल है ना, जो यहाँ पे जो इसको बोलेंगे ये H1 है, आपके पहली हेडिंग H1 होती है। ये H1 आपको यहाँ भी दिखानी है या H1 अंदर अंदर दिखानी है, यहाँ कोई सर्च करे तो यहाँ पर कुछ और दिखाएगा, ठीक है। ये आपकी फिर हेडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, जिसको मेटा टाइटल भी बोलते हैं। मेटा टाइटल हो जाएगा ये, एंड इसके नीचे जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये H1 आपकी अलग हो सकती है, आप चाहो तो सेम हो सकती है। अगर आप खुद से H1 बनाते हो या खुद से मेटा टाइटल बनाते हो तो चेंज हो जाएगी। अगर इसको H1 को आपने बना के छोड़ दिया एंड डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे छोड़ दिया, तो फिर आप गूगल क्या करेगा, जैसे आपने मैनुअली नहीं बनाया कि मुझे यहाँ क्या दिखाना है, ये चीज़ आप मैनुअली बना सकते हो कि मुझे यहाँ क्या दिखाना है, ये मुझे यहाँ क्या दिखाना है, ठीक है। अगर आपने मैनुअली नहीं बनाया तो फिर गूगल क्या करेगा, इसको ही तो आपकी हेडिंग बना देगा एंड इस पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ को ही वहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन बना देगा, ठीक है। URL स्ट्रक्चर, आपके जो आर्टिकल है उसका URL का स्ट्रक्चर एक कीवर्ड के साथ में होना चाहिए,
जैसे ये आर्टिकल है, इसके अंदर भी देखो यूआरएल पहले तो आपकी वेबसाइट का कंपलसरी है आएगा, उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन भिवानी है यूआरएल में कीवर्ड है। यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट का यूआरएल होता है, तो यूआरएल को स्ट्रक्चर्ड करना है आपको, यूआरएल को भी कस्टम बनाना है, उसके अंदर भी कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट विदाउट ओवर स्टफिंग, इसमें बोल रहा है कि जैसे हमने अभी काउंट किया, ये टोटल वर्ड करीबन 11 कितने होंगे, आई थिंक ये करीबन होने चाहिए 2000 के आसपास वर्ड है जो, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग या कीवर्ड डेंसिटी आपकी होनी चाहिए 10। ये क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी एंड कीवर्ड स्टफिंग? इसमें जब आप एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करते हो, जो ये सिस्टम है रैंकिंग का, ये बोलता है कि आप 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इन इज डिटेल ब्लॉग, ठीक है, इन दिस डिटेल ब्लॉग, ये आपके 4 वर्ड्स हो गए। ऐसे आप अगर 1000 वर्ड लिखते हो तो 1000 में आप 8 से 10 बार ही कीवर्ड को लगाओ। एक नेचुरली तरीका तो ये होता है। अगर आप 20 बार लगा रहे हो, 30 बार लगा रहे हो, 1000 वर्ड में थोड़ी सी लाइन लिखी फिर आपने कीवर्ड लगा दिया, वो अननेचुरल तरीके से आप कीवर्ड को बार बार रिपीट कर रहे हो, वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा, यानी कि बार बार कीवर्ड को रिलोड करना अपने ब्लॉग के अंदर, ठीक है। तो आपको ओवर स्टफिंग नहीं करनी। यही चीज़ हमने फर्स्ट क्लास में देखी थी, इमेज के अंदर ओल्ड टेक्स्ट होना चाहिए, इसको कभी भी मिस नहीं करोगे आप। ओल्ड टेक्स्ट डालना ही डालना है इमेज जब भी अपलोड करोगे, और उस इमेज के अंदर कोशिश करो जिस आर्टिकल के लिए आप वो इमेज अपलोड कर रहे हो ना, वहाँ पे आपका एक तो इमेज है, इमेज के अंदर भी कीवर्ड हो। गूगल रीड आउट करता है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन भिवानी, ठीक है, LSI कीवर्ड इसमें डाला। एंड क्या ये ओल्ड टेक्स्ट नहीं है, ये इमेज के ऊपर टेक्स्ट है। ये ओल्ड टेक्स्ट जब आप इमेज अपलोड करते हो, इस इमेज का नाम देना। आप वेबसाइट ऐड कर रहे थे, वेबसाइट बना रहे थे, तब ऑप्शन आ रहा था ओल्ड टेक्स्ट का, ठीक है, तो वहाँ पर इमेज के अंदर लगाना कंपलसरी है। एक से ज़्यादा डाल सकते हो वो टेक्स्ट? ओल्ड टेक्स्ट एक ही डलता है। मतलब अरे अभी पूरा आर्टिकल लिखेंगे उसमें सब भाई है, जितनी बातें हो रही हैं सब की सब है। 2-3 कीवर्ड मतलब एक डाल दिया, फिर एक दिन लगा के फिर डाल दिया, सेंटेंस मतलब वो ना एक अब पूरी लाइन बन जाएगी, वो फिर कोमा लगा के एक लाइन ही बन रही है। वो एक लाइन में ही आप मल्टीपल कीवर्ड लगा रहे हो, वो तो चलो अलग चीज़ हो गई, एक सेंटेंस बन रहा है पूरा। लेकिन जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो वो ऑटोमेटिक टैग अलग अलग काउंट होते हैं, तो वैसे नहीं होता उसमें। जैसे आप बताए शॉर्ट टेलर लॉन्ग, जैसे शॉर्ट में भी आ गया, वो लॉन्ग भी आ गया, वो आप ब्लॉग में यूज कर सकते हो। एक ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा आर्टिकल लिखेंगे, एक आर्टिकल के अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं, एंड सारी चीज़ें उसके अंदर सब आ जाता है। अभी समझ में आ जाएगा। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड इन कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, हमें कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। कीवर्ड स्टफिंग समझ में आ गया क्या होता है, कि बार बार कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना। इग्नोरिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, आप अगर इग्नोर कर दोगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, ठीक है, क्या जो लंबे कीवर्ड होते हैं, अगर उनको आप इग्नोर कर दोगे, आप सोचोगे मैं छोटे कीवर्ड पे ही रैंक करूं, तो आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टेल पे जो सर्चेज है उनको मिस कर रहे हो, ठीक है। फोकस ओनली हाई सर्च वॉल्यूम, अगर आप हमेशा फोकस करते हो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को ही, अगर आप हाई वॉल्यूम सर्च को ही उसको ही करोगे, भाई इसके हाई वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम का मतलब इसी कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चेज है, अगर हम उसी कीवर्ड को अगर फोकस करेंगे ना, देन हम कहीं ना कहीं ये छोड़ रहे हैं कि जो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं हम उनके ऊपर भी ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, उन पे भी हम रैंक हो सकते हैं, वहाँ से भी हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमेशा ओनली हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स के ऊपर ही काम करना चाहिए, ठीक है। अब नोट अपडेटिंग कीवर्ड्स, यानी कि आपने एक बार आर्टिकल लिख के छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि भाई आपके सामने
बस वो उस आर्टिकल को लिखने के बाद छेड़ ही नहीं रहे। आपको रेगुलर बेस में उसके अंदर चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। कभी कोई पैराग्राफ ऐड कर दिया, थोड़े से कीवर्ड और ऐड कर दिए, LSI ऐड कर दिए, और नई चीज़ ऐड कर दी, तो आपको अपना आर्टिकल हर महीने 10 दिन में, 20 दिन में, 50 दिन में चेंज करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, उसके अंदर 2-4 लाइन ऐड कर दी, क्योंकि गूगल की एक पॉलिसी है, नया कंटेंट रीड आउट करेगा। इसको थोड़ा सा दूर रखना है यार, इससे लोहे की है ये। हाँ बस, असाइनमेंट आपके लिए, चूज़ ए टॉपिक फॉर बिजनेस, यूज ए कीवर्ड रिसर्च टूल लाइक गूगल सर्च, गूगल प्लानर हो गया, उबर सजेस्ट एंड 5 रिलेवेंट कीवर्ड, आइडेंटिफाई 2 शॉर्ट कीवर्ड एंड 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अब हम हो गया, अब हम एक आर्टिकल लिखते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। वैसे तो हम बात कर चुके हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी की। ये भी अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो। कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या होती है? कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब है कि कोई कीवर्ड गूगल पर रैंक करने के लिए कितना कठिन या आसान है। यह एक 0 से लेकर 100 के बीच का स्कोर होता है, जिसमें SEO टूल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी का फॉर्मूला, इसके अंदर ये देखा जाता है कि बैकलिंक्स सामने वाली वेबसाइट के कितने बने हुए हैं, आपके कितने हैं, सामने वाले की वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कितनी है, ठीक है, उसकी पेज अथॉरिटी कितनी है, और कंटेंट ऑप्टिमाइज कितने अच्छे तरीके से किया हुआ है। जितनी ज़्यादा कीवर्ड किड्डी जितनी ज़्यादा होगी, कीवर्ड को रैंक करना उतना ही मुश्किल होता है। ठीक है, ये चीज़ हम बात कर रहे थे कल। इसमें कुछ स्टैट के माध्यम से अभी बात करेंगे डोमेन अथॉरिटी के बारे में, पेज अथॉरिटी के बारे में, बैकलिंक्स के बारे में। KD रेशो अगर हम 0 से 10 के बीच में आता है, बेस्ट है, जल्दी रैंक होने के चांसेस। ये मीडियम, मॉडरेट, हार्ड, वेरी हार्ड। कौन सा KD बेस्ट होता है? अगर नई वेबसाइट है तो 0 से लेके 30 वाली कीवर्ड को ही टैग करो जिनका KD रेशो इतना हो। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट एस्टेब्लिश है, पहले से ही है, काफ़ी टाइम से आप रैंक कर रहे हो और ऑलरेडी अच्छे अच्छे कीवर्ड पे रैंक कर चुके हो, फिर आप थोड़े से बड़े कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हो। ये सेमरस हो गया, उबर सजेस्ट, ये टूल्स हैं। ठीक है, SEO में कीवर्ड डिफ़िकल्टी चेक करने के टूल्स। अगर हम एरफ या सेमरस के बीच में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करें तो हमें दिखाई देता है सर्च वॉल्यूम करीबन 50,000 रुपये मंथली, 50,000 सर्चेज मंथली। कीवर्ड डिफ़िकल्टी आती है 70, यानी कि वेरी हार्ड। इसका मतलब ये है कि कीवर्ड रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर पहले से ही हाई अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर रही हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भिवानी सर्च करते हैं तो शायद वहाँ पर सर्च वॉल्यूम 3,000 के आसपास में है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी यहाँ पर 15 है, यानी कि बहुत ईजी है। इसका मतलब हम कीवर्ड रैंक करना बहुत आसान होगा। ठीक है, लो KD रेशो, हाई सर्च वॉल्यूम। लो KD रेशो होना चाहिए, हाई सर्च वॉल्यूम हो तो हम अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, क्योंकि सर्च वॉल्यूम तो हाई है, कंपटीशन कम है, तो हम वहाँ पे अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसमें 4 से 5 कीवर्ड वाला कोई भी कीवर्ड हो, टारगेट करो, कंपटीशन कम होता है। एंड कॉम्पिटिटर एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हीं के कीवर्ड को स्मार्ट तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं। बस इसमें यही चीज़ें थी जो कि हम ऑलरेडी कल बात कर चुके थे, और इसके अंदर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा थ्योरेटिकल में नहीं है। ठीक है, ये आपने लिखे थे? क्या? ये आपने लिखे? हाँ, मैंने ही बनाए हुए हैं भाई। उस टाइम पे क्या कह रहे हो?
बुक भी बनाई थी मैंने, एक बुक भी बनाई थी एक मैंने, वो आउटडेटेड हो गई। लिखी थी, एसईओ की थी, एसईओ बाय डीएफए करके स्टार्टिंग में। पब्लिश के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए वैसे पूरी बुक बनाई थी। वो आउटडेटेड हो गई, उसका जो कंटेंट था वो सारा फिर वो काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे, उसके बाद क्योंकि चेंज होता रहता है ना टाइम पे से वो। अब इसके अंदर वैसे तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ ठीक है, इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। देखो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं ऑन पेज एसईओ के। जब मैं अभी अब मैंने बताया आपको, जब टाइटल क्रिएट करना होगा अपने आर्टिकल के लिए, तो उस टाइटल के अंदर इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी हो सकती है, उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए आपका प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। इसके अंदर ये हमें कम से कम 60 कैरेक्टर के आसपास की ही रखना है। इसको बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हमने बना दिया तो इसका नुकसान भी हमें हो जाता है। जैसे कि इसमें डिजिटल फ्यूचर एकेडमी पूरा दिखाई दे रहा है, इतना ही लिखा हुआ था, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन भिवानी ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन डिजिटल फ्यूचर्स होम पेज डिजिटल फ्यूचर एकेडमी एंड लास्ट में डॉट 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 कुछ और भी लिखा हुआ है इसके आगे, वो दिख नहीं रहा, ठीक है। अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइटल रखोगे इस तरीके से डिसअपीयर हो जाएगा वो SERP से, दिखेगा नहीं फिर। जैसे यहाँ पे ये आगे से दिखना बंद हो जाता है, इसलिए आप 60 कैरेक्टर के बीच में अगर बना सकते हो अच्छे से ऑप्टिमाइज करके तो वो बेस्ट रहेगा। मेक इट एंगेजिंग एंड रिलेवेंट तो हमें बनाना ही बनाना है, और ऐसा भी होना चाहिए कि वो क्लिक बाइट भी करे, यानी कि जब सामने वाला ऐसे सर्च कर ऐसे स्क्रॉल करके आता है तो आपकी वेबसाइट को ऐसे क्लिक होना चाहिए, उसका मतलब थोड़ा सा कैची होना चाहिए, कुछ ऐसा वर्ड लिखा होना चाहिए जिससे क्लिक ज़्यादा हो सके। क्योंकि यहाँ पे उसको 4, 5, 6, 10 वेबसाइट दिखती है, तो उनमें से कौन सी पे क्लिक करेगा, वो रीड तो यही कर रहे हैं ना कि उसको क्या चीज़ चाहिए, उसके अंदर उसको जो इन्फॉर्मेशन लगेगी हाँ इसके अंदर मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसी पे क्लिक करेगा वो। तो कोशिश करो ये थोड़ा सा कैची हो ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ मेटा डिस्क्रिप्शन, ये आपकी थोड़ी सी ब्रीफ यानी कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है जो दिखाती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, वहाँ से आइडिया लगा लेता है आपका व्यूवर की इस कंटेंट के अंदर होने क्या वाला है, ठीक है। जैसे टाइटल पढ़ेगा उसके बाद में उसकी रिजल्ट नीचे उस पर भी पड़ेगी, जो आपने टाइटल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसके अंदर प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, ये अंडर 160 कैरेक्टर होना चाहिए। क्या छोटी समरी लाइक दिस, ये छोटी समरी है, यहीं से पर्सन अंदाज़ा लगा लेगा क्या होगा इसमें। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होगा, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें अंदाज़ा यहीं से लग जाता है। क्या शॉर्ट लिख दूँ? अरे ब्रीफ भी कोई सोच समझ के लिखा है, एक मिनट मेरे को पढ़ने दे। ब्रीफ समरी ऑफ, कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हो गया ना उसका थोड़ा सा, क्या अरे ब्रीफ, हाँ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, तो अरे इसका ये शॉर्ट भी नहीं बोल सकते इसको,
इसको ये होता है कि बस उसका कंक्लूजन टाइप। हाँ, उसके बारे में जानना। हाँ, अब H1, अरे छोड़ दे इसको। H1, H2, H3 हेडिंग टैग क्या है आपके? हेडिंग टैग कंटेंट मेक द इजियर टू यूज, ठीक है। देखो क्या होता है हेडिंग टैग्स, आपका जो पूरा का पूरा आर्टिकल है ना, हमने ये आर्टिकल ओपन किया, अब ये आर्टिकल है, इसके अंदर एक आपकी ये हेडिंग है, उसके बाद में आप आ गए, ये हेडिंग हो गई, ये हेडिंग हो गई, ऐसे करके मल्टीपल हेडिंग्स आपको मिलेंगे। जैसे अब ये हेडिंग है, अब ये हेडिंग है। अब ये हेडिंग क्या है, आपके कंटेंट को एक तो बीच बीच से ब्रेक डाउन दे रही है, ठीक है। यहाँ से आपने एक इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट करी, यहाँ तक ख़त्म, फिर एक नई हेडिंग आई, नई इन्फॉर्मेशन आनी स्टार्ट हुई। यानी कि जो हेडिंग्स हैं ये भी अपने आप में एक लिंक होती हैं। जो गूगल है अंडरस्टैंड करेगा इन हेडिंग्स को, इन हेडिंग के नीचे क्या कंटेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग देता है। जैसे ही हम हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग के अंदर कीवर्ड होता है, तो गूगल ऑटोमेटिक हमें अपना जो कंटेंट होता है उस पर SERP पे प्रेजेंट करता है। तो ये जो अपने आप में ही एक लिंक होती है, आपको ये लिंक नहीं दिखती, जैसे आपको ये आर्टिकल का लिंक दिखता है बस, लेकिन गूगल की नज़रों में ये लिंक होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट, एक टूल है ये, ठीक है, ये यूज किया हुआ है। इसमें क्या होता है, जितनी भी आपने हेडिंग्स बनाई हुई है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाती है इसमें। जैसे कि मेरे को पढ़ना है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग स्किल मास्टरिंग 2025, हु शुड कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन भिवानी। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसी पे लेके जाएगा मेरे को, ठीक है, इसी पे लेके आएगा। यानी कि अपने आप में भी ये एक टैग है, अपने आप में भी एक ऐसे लिंक होती है जो गूगल अपने डेटाबेस में इंडेक्स करके इनको अंडरस्टैंड करता है। तो हमें H1 होती हैं, ये बहुत अच्छे से सोच समझ के और कीवर्ड के साथ में ही लिखने होते हैं। जैसे H1 यूज ओनली वन H1 टैग, ठीक है, एक ही आपका H1 टैग होना चाहिए पर पेज, एंड मेक श्योर इट्स इंक्लूड प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी कीवर्ड। इसके अंदर आप मेक श्योर करो कि इसके अंदर आपने प्राइमरी कीवर्ड या फोकस कीवर्ड लगाया हुआ है। यूज H2 एंड H3 टैग टू ब्रेक डाउन कंटेंट, ठीक है, यानी कि कंटेंट को आपको अब टुकड़ों में बांटना आपने स्टार्ट कर दिया, इनटू सेक्शन, मेक इट थ्रू इजियर टू रीड, जिससे कि सामने वाले को समझ में आए कि अब कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, अब मेरे को सेकंड चीज़ क्या रीड करने को मिलेगी। एग्जाम्पल H1 हमने बना दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स 2024, यहाँ पे लिख दिया वाई SEO इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस, हाउ टू परफॉर्म कीवर्ड इन सर्च इंजन, हाउ टू परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। तो आपका कंटेंट तो एक ही चीज़ पे चल रहा होगा, SEO पे। आपने SEO से रिलेटेड ही इसके अंदर H1, H2, H3 बना लिए। URL स्ट्रक्चर, URL के अंदर URL क्लीन एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव मीन्स उसके अंदर आपको डिस्क्राइब होना चाहिए कि आपका आर्टिकल किसके बारे में है, कीवर्ड्स उसके बारे में URL में रिफ्लेक्ट हो प्रॉपरली। हेल्प टू बोथ यूजर एंड सर्च इंजन अंडरस्टैंड, यूजर को भी उससे पता लगे कि किस चीज़ के बारे में आर्टिकल है, सर्च इंजन को भी पता लगे। URL शॉर्ट होना चाहिए इंक्लूड, ठीक है, जो हम बात कर चुके हैं ये बस वही है। कीवर्ड डेंसिटी, अब आती है बात लिंकिंग की। आपके आर्टिकल के अंदर लिंक किए जाते हैं। आपके आर्टिकल दो टाइप के लिंक होते हैं, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। क्या वही है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। मेन चीज़ है इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। क्या चीज़ होती है? अब जब एक आर्टिकल आप लिखते हो
उस आर्टिकल के अंदर आप अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का या आप अपनी वेबसाइट का कोई भी यूआरएल अपने उस आर्टिकल में लगाते हो। जैसे मेरे पास में 5 पेज आर्टिकल थे पहले से बने हुए, और मैं छठा पेज अब बना रहा हूँ, ठीक है। और 5वें पेज के अंदर मैंने लिखा हुआ था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और छठे पेज जो नया पेज बना रहा हूँ उसके बारे में अब वो लिख रहा हूँ मैं एसईओ के बारे में, ठीक है। तो मैंने एक जगह लिखा कि एसईओ इज़ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैंने वहाँ ये चीज़ लिखी तो मैंने क्या किया, मेरे 5वां पेज था ना जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे लिखा था उसका यूआरएल उस कीवर्ड में लगा दिया, तो आपस में इंटरलिंकिंग हो गई। ये थोड़ा सा ग्राफ के साथ समझाता हूँ आपको मैं, समझ में अच्छे से आएगा। जैसे ये 5 आर्टिकल थे आपने पहले ही लिख रखे थे या 5 पेजेस लिख रखे थे, ठीक है। अब आपको छठा पेज बनाना है नया, यहाँ पे एक छठा पेज और बना रहे हो, और ये जो पेज था आपका या आपने आर्टिकल जो छठा आर्टिकल 5वां आर्टिकल लिखा हुआ था ये वाला, या आपने लिखा हुआ था व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। आपने इस छठे आर्टिकल को लिखना फिर से स्टार्ट किया, एंड इस आर्टिकल में आपने लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे पूरे पैराग्राफ के अंदर ये आर्टिकल था व्हाट इज एसईओ। इस आर्टिकल की हेडिंग 1 ये थी, एंड इसके बीच में कहीं ना आपने जिक्र कर दिया एसईओ इज़ पार्ट ऑफ। आपने डुप्लीकेट करने के लिए किसकी पेज बनाई? डुप्लीकेट क्या? इसको व्हाट इज एसईओ को duplicate- कंट्रोल CV, कॉपी पेस्ट। एक पैराग्राफ आ रहा था यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर मैंने क्या किया, इस आर्टिकल का जो लिंक था, इस आर्टिकल का जो यूआरएल था मैंने इस टेक्स्ट के अंदर लगा दिया, ठीक है। ये है तो सारे के सारे आपकी ही वेबसाइट के पेजेस, यानी कि DFA एक वेबसाइट है, ये सारे इसी के पेजेस हैं, ठीक है। एंड इसका एक पेज और बन गया, लेकिन इस पेज के अंदर इस आर्टिकल का जो यूआरएल था ना वो भी मैंने कहाँ लगा दिया, इसके अंदर लगा दिया। तो ये क्या हो गई, इंटरनल लिंकिंग, यानी कि इंटरनल पेजेस के आपने अपने ही पेजेस का लिंक अपने ही पेजेस में लगा दिया, ये इंटरनल लिंकिंग हो गई, ठीक है। एक आर्टिकल आपने इसी के अंदर एक और लगा दिया, आपने एक और लाइन लिखी यहाँ पे, फॉर डेली SEO अपडेट यूज दिस वेबसाइट। मतलब मैंने यहाँ पर लोगों को रिकमेंड किया कि अगर आप डेली SEO के बारे में डिटेल लेना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, एक नई वेबसाइट आई दूसरे कलर, कोई दूसरी वेबसाइट, ये किसी थर्ड पर्सन की वेबसाइट है, तो अब इसमें आपने क्या कर दिया, इस वर्ड में इसका लिंक लगा दिया। यह आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे वेबसाइट का किसका लिंक लगाया, इसका। तो जब हम हमारी वेबसाइट के अंदर किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक लगाते हैं,
तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिंक। वो हो जाएगा एक्सटर्नल, ठीक है। मेरे लिए तो हो गया एक्सटर्नल, जैसे कि आपकी वेबसाइट है, मैंने मेरी वेबसाइट में आपकी वेबसाइट का लिंक लगाया, तो मैंने लगाया ना, तो मेरे लिए तो हो गया एक्सटर्नल। आपके लिए वो बैकलिंक बन जाएगा, क्योंकि बैकलिंक तो यही होता है ना कि आपकी वेबसाइट का यूआरएल किसी दूसरे की वेबसाइट में होना, इसी को बैकलिंक बोलते हैं। तो उन सामने वाले पर्सन के लिए तो बन गया वो बैकलिंक, आपके लिए बोला जाएगा एक्सटर्नल लिंक। आपने किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का लिंक दिया है। और समझ में आई ये चीज़, नहीं आई ये बताओ, आ गई ना? ये होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंक। एक और चीज़ इसमें, अब जो ये टेक्स्ट होता है, यानी कि मैंने इस टेक्स्ट के अंदर लिंक लगाया, टेक्स्ट के अंदर लिंक लगता है, इस टेक्स्ट को बोला जाता है एंकर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट के अंदर वो लिंक लगता है उस टेक्स्ट को बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को आप एंकर टेक्स्ट बना सकते हो, बस हेडिंग को छोड़ के। हेडिंग को मत बनाओ, हेडिंग के अंदर टेक्स्ट, हेडिंग के अंदर लिंक मत दो किसी का, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर, बॉडी के अंदर जो होता है, किसी को भी एंकर टेक्स्ट बनाओ, ठीक है। और एक और चीज़, घबराना नहीं है, जो यूआरएल इसके अंदर लगेगा उस यूआरएल को भी नाम देते हैं। उस यूआरएल को बोलते हैं हाइपरलिंक। कोई भी लिंक हो, टेक्स्ट के अंदर जो लगता है ना, उसको हाइपरलिंक बोला जाता है, चाहे किसी का भी हो, यानी कि कहीं से भी आया हो। वो देख, तो एक तो होता है नाम कि वो हमारे लिए कौन सा लिंक हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई भी हमारे साथ में, किसी के साथ में भी कोई हमारा रिलेशन बनता है तो वो हमारा रिश्तेदार हो जाता है, तो ऐसे ही वो हमारा हाइपर लिंक बनेगा ही बनेगा। वो हमारा रिश्तेदार में क्या लगता है, अगर बाहर का है तो वो रिश्तेदार हमारा लगा एक्सटर्नल, ठीक है। अगर हमारी वेबसाइट का है लिंक तो हमारे लिए हो गया इंटरनल, ठीक है। दूसरों के लिए हम क्या लगे, बैक लिंक, लेकिन बोलेंगे उसको रिश्तेदार, किसको, जो इसके अंदर लगा हुआ है, हाइपर लिंक होगा वो। कंफ्यूज तो नहीं होने चाहिए। और उस टेक्स्ट को क्या बोलेंगे, एंकर टेक्स्ट, ठीक है। यूपीएससी के एग्जाम में आ सकता है। बता पंडित जी, हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर लिंक क्या है? इसमें तो है ही नहीं, ये तो कोरा पेज है। टेक्स्ट में लगता है क्या? अच्छा, और वो टेक्स्ट क्या होता है? वो टेक्स्ट, मेरी वेबसाइट का लिंक आपकी वेबसाइट में लगा हुआ है तो वो मेरे लिए क्या है? मेरी वेबसाइट का लिंक है, आपकी वेबसाइट में लगा हुआ है तो वो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है वो? आपके लिए क्या है वो? बैड लिंक, बैक लिंक। आप क्या हो जाएगा बताओ? मेरी वेबसाइट का लिंक है, आपकी वेबसाइट में लग गया तो वो मेरे लिए क्या हुआ? मेरी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट में लिंक लग गया उसका, तो वो मेरे लिए क्या होगा? एक्सटर्नल होगा, नहीं होगा एक्सटर्नल। सर मेरी वेबसाइट में अगर आपकी वेबसाइट का लिंक लगा तो वो आपके लिए बैकलिंक होगा और मेरे लिए एक्सटर्नल। हाँ,
नहीं, आप ऐसा नहीं कह रहे थे, आपका मंत्र गलत था। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक हम आर्टिकल लिखेंगे इसी बेस पे, सारी चीज़ें उसके अंदर जितनी भी अभी तक हमने ये रामायण पढ़ी है 3 दिन 4 दिन, सारी एक ही आर्टिकल के अंदर सारी की सारी एप्लीकेबल हो जाएंगी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले हम आर्टिकल को फाइंड करेंगे कि हम कीवर्ड को फाइंड करेंगे। सबसे पहले किसी भी कीवर्ड के ऊपर हम कोई भी टॉपिक पे कोई भी आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ना पहले तो एक आइडिया होना चाहिए कि मैं लिखूँगा किस चीज़ पे आर्टिकल। तो मैं तो इसी पे लिखूँगा, डिजिटल मार्केटिंग पे। टूल्स बाय में जाऊँगा, ये आपके इसमें चैट जीपीटी होता है, नहीं है, उसमें खाना खान में है। खान ने तो यार ख़राब कर रखा है सिस्टम, ना याद दिला मेरे को। कौन सा लिया था मैंने? जब आप लोगों को बताया था उससे 2 दिन पहले ही। कीवर्ड ओवरव्यू। ठीक है, मैं कीवर्ड फाइंड करता हूँ। सबसे पहले अपना फोकस कीवर्ड फाइंड करेंगे एंड डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग। इस पे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला कर नहीं सकता मैं। वेबसाइट की डीए हाई होनी चाहिए, डोमेन अथॉरिटी। चलो ये भी रहेगी थोड़ी सी, ये भी बताता हूँ। डीए क्या है, पीए क्या है। डीए होती है डोमेन अथॉरिटी, पी होती है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी, आपकी वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, उन पेज की भी अपनी अथॉरिटी होती है, यानी कि पेज को रैंक करने की पावर। ये पेज अथॉरिटी, डोमेन अथॉरिटी बनती कैसे है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में किसका सरकारी किसको लगना है, सरकारी नौकरी किसको लगना है? आपको लगना है, तो अभी लगवाते हैं। नाम भूल गया मैं तेरा। नबीन। यहाँ नबीन गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, ये इसने टेस्ट पास किया, मतलब अपन ने किया ऑन पेज एसईओ। ओनली ऑन पेज एसईओ आपका नहीं रैंक करवा के दे सकता वेबसाइट। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने ऑन पेज एसईओ कर दिया तो आप ये मत सोचो कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये बोला देखो मैंने टेस्ट पास तो कर दिया, तो अब मुझे नौकरी दो। ये कह रहा है कि टेस्ट पास तो हर रोज़ पता नहीं कितने करते हैं। हाँ, लेकिन आपकी पोजीशन क्या है उस टाइम पे? एलिजिबल तो आप 35 पे ही हो जाते हो। ठीक है, कट ऑफ लग रही है 70 पे, तो आपके पास तो हो गया। क्या 70 पे हो आप? नहीं हो, तो आप 70 पे आओ। ठीक है, वही बात है। तो यहाँ पे फिर नवीन क्या करता है, ओके बोला क्या करना पड़ेगा, बोला कांग्रेस की सरकार है, सिफारिश चलेगी। अब सिफारिश यहाँ चलेगी कुछ, उसको सिफारिश को बोलेंगे हम इसमें डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी, इसमें सिफारिश हो गई। उसको क्या बोलते हैं? जैक भी बोलते हैं। बाइक
चार्ज कम होगा, चार्ज नहीं है शायद। ठीक है, अब ये बोला किसकी सिफारिश, ये सिफारिश लेके आया अपने मोहल्ले में जो एमसी होता है, मेंबर ऑफ, क्या होता है वो, अब वो क्या होता है अपने नगर निगम वाला, सरपंच होगा आपके गांव में, ठीक है, एमसी है, ठीक है। ये एमसी की सिफारिश लेके आया, इसने क्या किया, एक बैकलिंक बनाया जिसकी डीए थी 5 दूसरी वेबसाइट की, ठीक है। अब वेबसाइट के ना नंबर्स होते हैं, जैसे डी होती है ना, एक नंबर्स में होती है 0 से लेके 100 तक होती है, वो जितनी ज़्यादा होती है। न्यू 0 से स्टार्ट होता है, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ऐसे इंक्रीज होती रहती है। अब ये डोमेन अथॉरिटी पास कैसे होती है, जितनी ज़्यादा हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स पे आपके बैकलिंक बने होंगे, जैसे कि मेरी वेबसाइट का लिंक एक 90 वाली वेबसाइट पे बना हुआ है, ठीक है। तो मेरे को अब यहाँ से 90 की वेबसाइट थी, जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 90 है, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट का इस पे लिंक बन गया, बैकलिंक इस पे बन गया, तो यहाँ से एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं लिंक जूस। लिंक क्या क्या लिंक जूस आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो उससे आपकी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ने लग जाएगी आपकी वेबसाइट की, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये एमसी की सिफारिश लेके आया, अब यहाँ पर रैंक होना है 70 वाली डोमेन अथॉरिटी पे, अगर आपकी होती है तो। अब यहाँ पे 5 वाली की डोमेन अथॉरिटी से बैकलिंक लेके आया, तो यहाँ से रैंक नहीं देगा गूगल, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा, और अच्छी वेबसाइट की रेफरेंस लेके आनी पड़ेगी। तो अब ये यहाँ पे मान के चलो एमएलए के पास में चला जाता है, लेकिन ये आ जाता है भाई साहब 50 डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट के पास, ठीक है, कि मुझे लिंक दे दो। तो यहाँ से भी काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ऑलरेडी आगे आपके 70-80 डोमेन वाली वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपकी रेफरेंस जितनी हाई होगी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। क्या क्या होगा, कैसे? एमएलए या इनसे कांटेक्ट कैसे होगा ये भी बताऊंगा। डोमेन जब हम बैकलिंक्स बनाएंगे उस बैकलिंक वाली क्लास में, जिसको बोलते हैं हम ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ की आपकी क्लास होगी, उसमें आप सीखोगे कहाँ से बैकलिंक बनाने हैं, कहाँ से आपको हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स मिलेंगी, कहाँ से नहीं मिलेंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपके डोमेन की अथॉरिटी इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। टाइम लगता है डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ होने में, इंस्टेंट भी हो जाती है, 15 से 20 दिन में भी आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी हो जाती है 50 से 30, ठीक है, 60 भी हो जाती है। लेकिन वो होता है एक अनएथिकल तरीका, ब्लैक हैट तरीके। ब्लैक हैट तरीके से करोगे, आपकी वेबसाइट 15 दिन 20 दिन तो रैंकिंग में आज आने को ट्राई करेगी, उसके बाद में स्पैम स्कोर इंक्रीज होने से आपकी वेबसाइट डाउनग्रेड, डी इंडेक्स पेजेस सारे, एंड आप उस पर रैंक करना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए जो ऑर्गेनिक तरीका है उसी से चलोगे तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पे आके कोई आर्टिकल हम किसी कीवर्ड के ऊपर देखते हैं, तो किसके ऊपर देखें भाई कोई आर्टिकल? बताओ फिर, कोई आइडिया बताओ किस चीज़ के ऊपर लिखे आर्टिकल? माउंट एवरेस्ट, क्यों? मैं लिख रहा हूँ 10 अर्निंग वेज टू ऑनलाइन इन 2025।
इसको ही देखते हैं। ऑनलाइन 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 मैं यहाँ जाके देख लेता हूँ 10 अर्निंग वे टू ऑनलाइन इन 2025। ये इंडिया, इस कीवर्ड को सर्च कर लेते हैं फिर। अच्छा एक सर्च करें तो ऐसे दिखता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड है, रैंक हो सकते हो। दिखा दे भाई। इंडिया की तरफ हम्म इंडिया तो इंडिया की तरफ 10 अर्निंग वेज ऑनलाइन 2025। 10। अरे सर्च वॉल्यूम तो ठीक दिखा रहा है इसकी। कुछ तो दिखाना चाहिए मैट्रिक्स। वर्ल्ड वाइड the domain keyword जा कुछ की देखो, रुक जा यार। ये आर्टिकल इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ये 10 आर्टिकल इस कीवर्ड के ऊपर, जिसमें से इसकी डोमेन अथॉरिटी देखो कितनी है, 89। बैकलिंक्स 1.3 बिलियन। सर्च ट्रैफिक इसके ऊपर लगभग इतना ट्रैफिक है इस डोमेन पे, तो बहुत हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है। क्या शॉपिफाई ने ये ब्लॉग डाला हुआ है, ये शॉपिफाई का बता रहा है। शॉपिफाई पे हैं बैकलिंक्स। ये किस चीज़ के, क्या बैकलिंक्स? इतने शॉपिफाई को बैकलिंक्स मिले हुए हैं, इतनी वेबसाइट्स के अंदर शॉपिफाई का लिंक लगा हुआ है। वैसे कमा के भी दे रहा है। होस्टिंगर ने भी ये सेम आर्टिकल डाला हुआ है। यूट्यूब ने भी ऐसी कोई वीडियो डाली हुई है। यूट्यूब का ये है बिलियंस ऑफ बिलियंस। वाओ। मैंने बताया था वो तरीका से नहीं, क्या बताया था? कमेंट में से डाल कमेंट में नहीं वो बताया। वो बैकलिंक बनाने का तरीका है वो। मैं कुछ अथॉरिटी नहीं बनेगी। नहीं, वो तो एक्सटर्नल लिंक होगा। अपने दूसरों को रेफरेंस दिया ना। कोई ना, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ
और मुझे यहाँ से कुछ कीवर्ड्स निकालने थे जो कि इसने नहीं निकाल के दिए। वेबसाइट्स तो दिखा रहा है, डोमेन नहीं चाहिए, यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे कीवर्ड आइडियाज़ चाहिए थे। यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड आने चाहिए थे। क्या? जो कि आए नहीं। जैसे ये आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा शो टेल बनाते ही, टॉप 10 वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो हम इन कीवर्ड्स के ऊपर लिख सकते हैं आर्टिकल, जिसके अंदर जो ज़्यादा हाई कंपटीशन नहीं होगा वो उठा लेंगे हम। इंटेंट इनमें भी लोगों का वही होता है, सर्च करने का। क्या? क्योंकि हमारे पास में अभी हाई अथॉरिटी, हाई डीए वाली, हाई कंपटीशन से लड़ने वाली वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने डोमेन के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सर्च वॉल्यूम इनके ऊपर भी है। मैट्रिक्स ज़्यादा नहीं दिखा रहा इनका। अगर इसमें मैं 10 हटाता हूँ तो अब देखो आप क्या करोगे, ये सारे ना रिलेटेड एक जैसे से कीवर्ड है। अब इस पे 210, 170, 50, 50, 50 कुछ ऐसे दिखा रहा है। ये लगभग कीवर्ड एक ही बात को डिफाइन कर रहे हैं, बस लिखने का तरीका उल्टा पुल्टा है सबका, ठीक है। किसी ने किस तरीके से लिख रखा है, किसी ने किस तरीके से। तो आप क्या करोगे, इनमें से एक कीवर्ड को तो बना लोगे मेन कीवर्ड। क्या? सिंगल कीवर्ड के हैं ये इस कीवर्ड सर्च वॉल्यूम है ये। हाँ, अब मान के चलो मैं इसी को बनाता हूँ, एक इसको करता हूँ, एक इसको करता हूँ, बेस्ट टॉप, इनको कर लेते हैं। सेम ही लिखना है, कीवर्ड सेम ही लिखना है, आर्टिकल सेम नहीं लिख सकते। क्या? नहीं, ये तो आपको कॉपी करने के लिए मैंने सिलेक्ट किया, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डॉक में आऊँगा, यहाँ पे आया और गूगल डॉक्स में आपको नोट बनाना है। इसमें से आके गूगल नोट डॉक, ये इन्फॉर्मेशन हटा दो। शीट में डाल दो। क्या? यार एक्सेल आती नहीं है मेरे को, हटा ही देंगे, 1 मिनट रुक लगेगी, बस हो गया। ठीक है, ये आपने कीवर्ड्स निकालने पहले तो ऐसे कीवर्ड रिसर्च करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वो कीवर्ड मिल गए जिनके ऊपर एक्चुअल में सर्च वॉल्यूम है। एक तो हम खुद से कुछ भी बनाए उनके ऊपर सर्च वॉल्यूम ही ना हो, ठीक है। इनके ऊपर एक्चुअल में सर्च वॉल्यूम है, तो इनमें से हमने देखा कि सबसे टॉप वाला कीवर्ड है, सबसे ज़्यादा वो थे इसके ऊपर, तो हमारा एक फोकस कीवर्ड मिल गया। इसको हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखूंगा मैं। अब आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर रिसर्च करना है।
इस आर्टिकल के ऊपर किस किस कॉम्पिटिटर ने क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप जाओ यहाँ पे गूगल सर्च इंजन का यूज़ करना। एआई ने सजेस्ट कर दिया, वैसे ही सजेशन में आ गया। अब ये आपके पास में 25 शॉपिफाई की वेबसाइट, 25 होस्टिंगर, सैनिक स्कूल, नेमचीप, इनडीड, क्या हाँ, तो इन्होंने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको पता है कि आप इनके ऊपर अगर रैंक करने के लिए जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब आप अपने कीवर्ड के अंदर यहाँ हरियाणा लगा दो, हाउ टू टॉप 10 वे टू अर्न मनी ऑनलाइन। कुछ और लगा सकते हैं हम इसको ना, अपने सिटी वाइज कर सकते हैं। इसका मैं देखो यूज करूँगा, रुको, ऐड सिटी नेम भिवानी जैसे, हिसार और भिवानी हिसार इन टाइटल, इन दिस टाइटल। इसको बताओ, दिस टाइटल आई यूज फॉर ब्लॉग पोस्ट। टॉप 10 वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन भिवानी एंड हिसार, हाउ टू अर्न मनी इन ऑनलाइन मनी इन भिवानी एंड हिसार। ये इस तरीके से अलग अलग बना के दे सकता है, या विदाउट इन्वेस्टमेंट वगैरह। अगर आप सिटी को टारगेट नहीं करना चाह रहे तो वो इनका ठीक था, विदाउट इन्वेस्टमेंट, फ्री, या थ्रू वेबसाइट, ऑल फॉर यूट्यूब, फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, हाउ टू अर्न मनी फॉर यूट्यूब, फ्रॉम यूट्यूब। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। क्या इन्वेस्टमेंट, तो इस टाइप का कोई भी हम टाइटल बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को भी सेम करना है, अपने हिसाब से जिस भी चीज़ के ऊपर आप टाइटल बना सकते हो। आपको अपने पहले फोकस कीवर्ड ढूंढ के लेके आने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल लिखेंगे पूरा का पूरा इसके ऊपर। क्या, हाँ, लाइव आर्टिकल लिखेंगे इसके ऊपर। इसी तरीके से आपको अपने कीवर्ड ढूंढने हैं कि मैं किन किन कीवर्ड पे करूँगा। सेमरस का आप यूज कर सकते हो, वो अलग अलग मेल पे आपको शायद कुछ टाइम तक तो यूज करने देता है, फिर आफ्टर सम टाइम यूज करने नहीं देगा, अलग अलग मेल पे करने देगा। लेकिन एंड उसके बाद में पूरा आर्टिकल लिखेंगे, उसके अंदर कीवर्ड को पुट करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 2-3 तरीके हैं आर्टिकल को लिखने के। एक तो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे खुद से, हमारे माइंड से, जैसे मेरे माइंड में है क्या किन किन तरीके से कमा सकते हैं। आप अपने माइंड से, आपकी टाइपिंग अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप खुद से टाइप करो। अगर आप इंग्लिश में नहीं करना चाहते तो आप हिंदी में कर सकते हो। हिंदी के क्या, हाँ, हिंदी में टाइपिंग ना करना चाहो तो आप हिंदी में आर्टिकल लिख दो। जैसे आप इसका यूज कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट। अब यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी।
मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप आज के समय में 10 तरीकों से ऑनलाइन, सामने लिखा है, समय लिखा है, अब समय ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल हाउ टू कैन अर्न मनी इन 10 वे टू। अब इसको ग्रामर ठीक करवानी है तो ग्रामरली यूज कर लो, ग्रामरली का एक्सटेंशन लगाओ, उसके अंदर इसको डालो, अपने आप ठीक कर देगा। चैट जीपीटी को बोलो ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा ले। अरे ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा लेना यार, ये रहा, बता दो सर जी, ग्रामरली एक्सटेंशन ये रहा, लगा लेना, ऑटोमेटिक कर देगा ये। अब मेरे में वो दिक्कत चल रही है थोड़ी सी, ये कर देगा इसको, करेक्ट ग्रामर इसमें लिख देना, करेक्ट ग्रामर अपने आप कर देगा इसका। ये हो गया। आई वांट टू शेयर